हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी पेपर 2। ये सभी क्वेश्चंस आपके आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, अकबर ने किया है। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की, तो अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब हम यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाने के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि भारतीय नेपोलियन किसने कहा है, तो ये कहा है विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। विसेंट स्मिथ ने, किसने कहा है, विसेंट स्मिथ ने कहा है। नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। और समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि प्रदान की गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा कविराज। समुद्रगुप्त को और क्या कहा जाता है, तो कविराज कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलवाए थे या जारी किए थे, तो सिक्कों पर कौन सा चिन्ह है या किसको दर्शाया गया है, तो वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। और समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हैं, ये कौन है, दरबारी कवि कौन है, आपको पता होगा दरबारी कवि कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा दरबारी कवि हरिसेन। दरबारी कवि कौन है, हरिसेन है। और हरिसेन के द्वारा क्या लिखी गई है, प्रशस्ति लिखी गई है। हरिसेन के द्वारा प्रशस्ति लिखी गई है। और प्रशस्ति अभिलेख में किसका वर्णन है, तो समुद्रगुप्त का वर्णन है। प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखी गई है, हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। और समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी है किसमें मिलती है, प्रशस्ति अभिलेख में मिलती है। अगर आपसे प्रयाग प्रशस्ति में पूछा जाए, प्रयाग प्रशस्ति में किसकी जानकारी मिलती है, तो आपका आंसर क्या होगा, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी किसमें मिलती है, तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। और जो ये अश्वमेध यज्ञ है, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्या आपको पता है कि धर्म प्रचार बंधु की उपाधि किसे दी गई है। धर्म प्रचार बंधु की उपाधि किसे दी गई है, ये आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। तो ये उपाधि दी गई है समुद्रगुप्त को। ये उपाधि किसको दी गई है, तो समुद्रगुप्त को दी गई है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। जो त्रिपिटक ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। कौन से 3 बौद्ध ग्रंथ है या त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सुत्त पिटक, इसके बाद में यहाँ पर विनय पिटक हो जाएगा। विनय पिटक, इसके बाद में अभिधम्म पिटक। और ये इसका अर्थ क्या है, क्या सिद्धांत है इसका। सुत्त पिटक का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। तो यहाँ पर सुत्त पिटक किससे संबंधित है, सिद्धांत से संबंधित है। सिद्धांत से। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है, तो यहाँ पर नियम हो जाएगा। विनय पिटक नियम से संबंधित है। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन से संबंधित है, तो यहाँ पर दर्शन हो जाएगा, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। आपके एग्जाम में 4 बौद्ध संगीतियां पूछी जाती हैं। 4 बौद्ध संगीतियां कौन कौन सी हैं, और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका किस स्थान से कौन सी बौद्ध संगीत संबंधित है, तो ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। जो प्रथम बौद्ध संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति, इसका समय कब से कब तक माना जाता है, 483 ईसा पूर्व माना जाता है। 483 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। और जो प्रथम बौद्ध संगीत है ये किस स्थान से संबंधित है, तो राजगृह से संबंधित है। राजगृह से संबंधित है। इसके संरक्षक कौन है, संरक्षक भी पूछा जाता है। संरक्षक कौन है, तो अजातशत्रु हो जाएगा। संरक्षक कौन है, अजातशत्रु है। अजातशत्रु इसके संरक्षक है। अगर आपसे इसके अध्यक्ष पूछा जाए, महाकश्यप है। अध्यक्ष कौन है,
महाकश्यप इसके अध्यक्ष हैं। महाकश्यप इसके अध्यक्ष हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में पूछा जाए, द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय यहाँ पर हो जाएगा 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व का समय हो जाएगा। स्थान है वैशाली, स्थान किस स्थान से संबंधित है, वैशाली से संबंधित है। और अगर आपसे संरक्षक पूछा जाए, संरक्षक, तो यहाँ पर हो जाएगा कालाशोक संरक्षक, कालाशोक है। संरक्षक कौन है, कालाशोक है। अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए, अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन है द्वितीय बौद्ध संगीत के, सबक मीर है। इसके अध्यक्ष कौन है, सबक मीर है। जो तृतीय बौद्ध संगीत है ये किससे संबंधित है और किस स्थान से संबंधित है, तो जो तृतीय बौद्ध संगीत है इसका समय क्या है, तो 251 ईसा पूर्व है, 251 ईसा पूर्व का समय है। और किस स्थान से संबंधित है, पाटलिपुत्र से संबंधित है, पाटलिपुत्र से संबंधित है। इसके संरक्षक कौन है, इसके संरक्षक कौन है, तो यहाँ पर अशोक हो जाएगा। इसके संरक्षक कौन है, तृतीय बौद्ध संगीत के संरक्षक है अशोक। अध्यक्ष आपसे पूछा जाए, अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा मोगलपुत्र तिस्स, मोगलपुत्र तिस्स हो जाएगा। इसके बाद में चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति समय यहाँ पर क्या है, तो इसका समय हो जाएगा प्रथम शताब्दी, इसका समय है प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी इसका समय है। स्थान क्या है, कुंडलवन है, स्थान यहाँ पर कुंडलवन हो जाएगा। स्थान क्या है, कुंडलवन यानी कि कश्मीर, कुंडलवन यानी कि कश्मीर। और अगर आपसे इसके संरक्षक पूछा जाए, इसके संरक्षक कौन है, इसके संरक्षक कौन है, तो कनिष्क है। इसके संरक्षक कौन है, तो कनिष्क है, संरक्षक कनिष्क है। अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए, इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष है वसुमित्र, अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र है। तो यहाँ पर आपने जो चारों बौद्ध संगीत देखा है, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज आप लोग हमें क्वेश्चन नंबर कमेंट करके जरूर मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके यस लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, नेक्स्ट है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था कौन, तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, चंद्रगुप्त प्रथम ने। आंसर सी यहाँ पर सही है। शासन समय अगर आपसे पूछा जाए तो 319 से 335, 319 से 335 समय है। और ये पुत्र किसका है, जो चंद्रगुप्त प्रथम है ये किसका पुत्र है, पुत्र अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, घटोत्कच का पुत्र है, घटोत्कच का पुत्र है। और शासन कब आरंभ किया था, शासन आरंभ किया था 319 ईस्वी में। शासन आरंभ कब किया है, 319 में शासन आरंभ किया है। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। अगर आपसे पूछा जाए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जो इनका समय है वो कब से कब तक माना जाता है, 380 से 412 ईसा समय माना जाता है। और जैसा कि आपको पता है चंद्रगुप्त के अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम यहाँ पर हो जाएगा देवगुप्त, अन्य नाम यहाँ पर क्या है, देवगुप्त है, देवराज है, देवराज और देवश्री, देवराज और देवश्री, ये सभी अन्य नाम किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और ये राजगद्दी पर कब बैठा है, तो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर कब बैठा है, 380 ईस्वी में राजगद्दी पर 380 ईस्वी में बैठा है। और शकारी किसे कहा जाता है, शकारी किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ये यूपी टेट के पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की है, विक्रमादित्य की उपाधि,
तो ये धारण की है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? किस काल को? गुप्त काल को। और फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? जो फाहियान है किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। कब आया था? तो इसका जो समय है, और ये फाहियान कौन था? चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था। समय यहाँ पर 399 से 414 ईस्वी हो जाएगा। 399 से 414 ईस्वी समय हो जाएगा। आंसर आपने यहाँ पे देखा है, इसका सी आंसर सही है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी यहाँ पर हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अबुल फजल के द्वारा आईने ए अकबरी लिखी गई है। आईने ए अकबरी लिखी गई है। और अकबरनामा की रचना किसने की है? अकबरनामा की भी रचना किसने की है? अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। अगर आपसे फिरदौसी की रचना पूछी जाए, फिरदौसी की रचना कौन सी है? तो फिरदौसी की रचना है शाहनामा। फिरदौसी की रचना कौन सी है? शाहनामा है। अगर आपसे अलबरूनी के बारे में पूछा जाए, अलबरूनी की रचना कौन सी है? ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा जा चुका है अलबरूनी का। तो इनकी रचना कौन है? तहकीक ए हिंद है। तहकीक ए हिंद। अगर आपसे मेगास्थनीज का पूछा जाए, मेगास्थनीज की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिका। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की है? मेगास्थनीज ने की है। अगर आपसे तबकात ए नासरी पूछा जाए, तबकात ए नासरी ये किसकी रचना है? तो यहाँ पर हो जाएगा मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? कलपक्कम है। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब और कहां पर की गई है? 1983 ईस्वी में की गई है। कहां पर की गई है? तमिलनाडु में। कहां पर की गई है? तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई। तमिलनाडु में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से। और इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता है, बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? तो उत्पादन क्षमता यहाँ पर हो जाएगा 800 मेगावाट। 800 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है। आंसर डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये अपसौर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अधिकतम दूरी है तो यहाँ पर अपसौर है। निकटतम दूरी होगा तो उपसौर हो जाएगा। निकटतम दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर उपसौर हो जाएगा। आंसर बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? ग्रीष्म अयनांत किस पर होता है? 21 जून यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को जो सूर्य है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तब क्या होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होता है? सबसे बड़ा। उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। दिन क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म अयनांत को और किस नाम से जाना जाता है? कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कर्क
संक्रांति के नाम से जाना जाता है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि 22 दिसंबर अगर आपसे पूछा जाए, जो सूर्य होता है, जो सूर्य है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जो सूर्य है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा तो दिन किस प्रकार का होगा? दिन छोटा होगा। दिन क्या होगा? छोटा होगा। दिन छोटा होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? भ्रंशन द्वारा कौन उत्पन्न होता है? यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा, अवरोधी पर्वत। अवरोधी का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? ब्लॉक होता है। अवरोधी का मतलब यहाँ पर क्या है? ब्लॉक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? जो मेयान ज्वालामुखी पर्वत है फिलीपींस में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और जो मेयान ज्वालामुखी ये है, तो ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो यह सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है? लुजाने द्वीप पर स्थित है। लुजाने द्वीप पर स्थित है। और ये कहाँ पर है? जो लुजाने द्वीप है ये कहाँ पर है? आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये है फिलीपींस में। कहाँ पर है? फिलीपींस में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नू नाटक भूमिगत जल से संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? तो आप लोग इसे याद रखिएगा। जो हिमच्छादन होता है, हिमच्छादन के बीच में उठे टीले जो चारों तरफ से हिम से घिर जाते हैं, इनको नू नाटक कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा है नू नाटक किसको कहते हैं? जो हिमच्छादन के बीच में उठे टीले होते हैं और टीले के चारों तरफ, जैसे ये उठा हुआ टीला कुछ इस प्रकार से है, इसके चारों तरफ ये जो है हिम से घिर जाता है, ये चारों तरफ हिम से घिर जाता है, इसको ही नू नाटक कहते हैं। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये तीनों पॉइंट आपके सही है, जो सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं किसकी हैं? आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल की विशेषताएं हैं। और जो क्षोभ मंडल है वायुमंडल के सबसे निचली परत है। सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? अगर आपसे औसत ऊंचाई पूछी जाए, औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। और यहाँ पर कौन सी घटनाएं होती हैं? यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। मौसम संबंधी घटना घटित होती हैं। जैसे बादल, बादल वर्षा, बादल वर्षा, कोहरा, कोहरा और बादल का फटना और ओले गिरना, ओला वर्षण, ओला वर्षण, ये सभी किससे संबंधित है? तो ये क्षोभ मंडल से संबंधित है। और अगर आपसे उड़ान के लिए पूछा जाए, जैसे हवाई जहाज है, ये जो आसमान में उड़ता है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है समताप मंडल से। हवाई जहाज जैसे उड़ान से संबंधित, ये आप लोग याद रखिएगा, उड़ान से संबंधित। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई इसकी कितनी है? समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर है। समताप मंडल की जो ऊंचाई है कितनी है? 50 किलोमीटर है। समताप मंडल पर हल्की ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल पर हल्की ओजोन परत पाई जाती है। हल्की ओजोन परत किस पर पाई जाती है? समताप मंडल पर पाई जाती है। और यहाँ पर कौन सी गैस पाई जाती है? समताप मंडल पर कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस कहाँ पर पाई जाती है? किस मंडल पर? तो समताप मंडल पर पाई जाती है। और ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की जो मोटाई है ये किसमें मापी जाती है? तो डाप्सन में। किसमें? तो डाप्सन में मापी जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे मध्यमंडल और आयन मंडल। वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया गया है? वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? तो 5 परतों में विभाजित है।
5 परतों में विभाजित है। पहले यहाँ पर आपने देखा है क्षोमंडल, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्षोमंडल। दूसरे नंबर पर है समताप मंडल, तीसरे नंबर पर है मध्यमंडल, तीसरे नंबर पर है मध्यमंडल, चौथे नंबर पर है आयन मंडल और पांचवें नंबर पर क्या हो जाएगा यहाँ पर बहिर्मंडल। पांचवें नंबर पर यहाँ पर क्या है, तो बहिर्मंडल है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मध्यमंडल, ठीक। मध्यमंडल, मध्यमंडल जो है ये समताप मंडल के जस्ट ऊपर होता है और जो मध्यमंडल की ऊंचाई है ये कितनी होती है, मध्यमंडल की जो ऊंचाई है 80 किलोमीटर होती है, 80 किलोमीटर होती है। अगर यहाँ पर आयन मंडल की ऊंचाई पूछी जाए, आयन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 से 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे बहिर्मंडल पूछा जाए तो ये सबसे ऊपरी परत है, बहिर्मंडल जो है सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत कौन सी है, बहिर्मंडल है। ऊपरी परत कौन सी है, बहिर्मंडल है। और वायु की पतली परत भी कहते हैं इसको, वायु की पतली परत, वायु की पतली परत। आयन मंडल पर कौन सी तरंगे पाई जाती हैं, तो रेडियो एक्टिव तरंगे पाई जाती हैं, रेडियो एक्टिव तरंगे पाई जाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। बेंगुएला धारा जो है ये शीत धारा है। अगर आपसे इसकी दिशा पूछी जाए यह किस दिशा में चलती है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर की ओर चलती है। दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर की ओर। दिशा क्या है, उत्तर की ओर। और जो ब्राजील धारा है और गल्फ स्ट्रीम धारा है, ये कौन सी धारा है, तो ये गर्म धारा है। ये क्या है, ये गर्म धारा है। ये दोनों गर्म धारा है। किसकी, अटलांटिक महासागर की। किसकी, अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर की गर्म धारा कौन सी है, तो ये है ब्राजील धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है, 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को पारित किया गया है। यह लागू कब हुआ, कब इसका प्रभाव पड़ा है, तो 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट है भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है, तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। तो आपने देखा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।